हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को ही देख सकते हो कि आप सभी के इंतजार की घड़ी हो गई ख़त्म, क्योंकि कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का सेट ए का क्वेश्चन पेपर मैं आज की इस वीडियो पे लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको सभी क्वेश्चंस के साथ उसका पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी करा सकता हूं। जी हाँ, मैं आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराऊंगा। देख सकते हो ये सेट ए का, सेट बी का, मैं सभी सेट ए का क्वेश्चन भी कराऊंगा विथ जो ये वाले प्रश्न हैं इनका भी आपको मैं आंसर भी बताने वाला हूँ। तो यदि आप इसका पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह पेपर बनाते समय मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर लीक करना बहुत ही गैर कानूनी है, बट मैंने आप सभी के लिए कदम उठाया है। और आप सभी से निवेदन है कि बच्चों, यह जो वीडियो है 1 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी। तो आप सभी को करना है क्या है, जल्दी से अपने मोबाइल में इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग फिर बाद में पछताएंगे क्या यार वीडियो डाउनलोड नहीं किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आप सभी को बताते हैं वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, ठीक है ना। 100 लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए बच्चों। और अपने इस वीडियो को दोस्तों, क्या है कि अपने इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सभी अपने स्कूल में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कक्षा 12वीं का सेट ए का, जी हाँ, सेट ए का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कि हिंदी का है। सॉरी दोस्तों, पेंसिल से लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, बट माफ़ करिएगा, क्योंकि एक एकदम ओरिजिनल पेपर है। कल इसे मुझे स्कूल में वापस फिर से रिटर्न करना होगा, ताकि किसी को पता भी ना चल पाए कि पेपर लीक हुआ है। इसलिए मैं इस पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको टोटल क्वेश्चन 23 मिलेंगे, पेज आपको 6 होंगे, 3 घंटे का पेपर होने वाला, और आपके टोटल मार्क्स 80 के होने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। और बाकी ये सब तो रोल नंबर आप देख लोगे, सीरियल नंबर आप, ठीक है ना। आप कोड मिला लो भैया, क्योंकि रियल पेपर है। देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया है। निर्देश के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अलग से वीडियो बना दी है, जहाँ पर आपको बताया गया कि कितने नंबर के प्रश्न आने वाले, कौन से प्रश्न कितने नंबर के होंगे, और आपको अपने एग्जाम में क्या लेकर जाना और क्या लेकर नहीं जाना बच्चों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देख सकते हैं पहला विकल्प है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो आपको बताना है कि उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, गजल, रुबाई, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसका जो सही उत्तर टिक करना है बच्चों, गजल टिक करना है। क्या बच्चों, गजल इसका सही उत्तर टिक करना है। नेक्स्ट है, कहानी का पहला तत्व होता है, इसमें ऑप्शन ए कथनांक, पात्र, संवाद, आभाषा। तो आपको बताना है कि कहानी का पहला तत्व क्या होता है बच्चों, कथनांक होता है। क्या होता है बच्चों, कथनांक होता है। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग कहानी का नायक का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि यशोधर बाबू की, कृष्णनंद पांडे, भूषण या चड्डा। तो आपको बताना है कि सिल्वर वेडिंग कहानी का नायक जो था, तो क्या होना बच्चों, आपको बताना है यशोधर बाबू। कौन था बच्चों, यशोधर बाबू पे आप टिक कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट है, भक्तिमान कहाँ का रहने वाली थी। तो आपको बताना है कि भक्तिमान कहाँ का रहने वाली, ऑप्शन दिया है झांसी, घूसी, जुझान और झालवाड़ा। तो आपको बताना है कि भक्तिमान जो थी झांसी की रहने वाली थी। कहाँ की बच्चों, झांसी की रहने वाली थी, ठीक है। आकाश में कौन उड़ रहे थे। तो आपको बताना है कि कौवे, की कबूतर, की बकुले, की गिद्ध। तो आपको बताना है कि आकाश में जो थे ना बच्चों, बकुले उड़ रहे थे। कौन उड़ रहे थे, बकुले उड़ रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो आपको बताना है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन से, आप दिया रामचरितमानस, पद्मवत, पृथ्वीराज रासो, संकेत। तो आपको इसका सही उत्तर टिक करना है बच्चों, पृथ्वीराज रासो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बच्चों, पृथ्वीराज रासो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, आप सभी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो यार प्लीज़ बच्चों, अभी तक मैंने देखा अभी तक किसी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया। जल्दी से वीडियो को लाइक किए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। और घंटी के आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हम आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपके न्यूज़ होते हैं, आपसे रिलेटेड जो एग्जाम के पेपर होते हैं जो लीक होते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इसीलिए घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चलते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसे पहला पूछा गया, जिन छंदों की मात्राओं की गणना होती है वो बिंदी बिंदी छंद कहलाते हैं। तो बताना कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट है, धोबी का गुट्टा न घटका न घाट का, बिंदी बिंदी एक है। तो आपको बताना है कि लोकोक्ति की मुहावरा। तो आपको बताना है कि धोबी का गुट्टा न घटका न घाट का, तो आपका क्या मुहावरा होगा। नेक्स्ट है, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप है। तो आप बताना रवि या रवि। तो आपको बताना है इसका बच्चों क्या होगा, रवि होगा। क्या होगा बच्चों, रवि इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदलगेर मास्टर बिंदी बिंदी पढ़ाते थे। तो आपको बताना है कि सदलगेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाते थे कि हिंदी पढ़ाते थे। तो आपको बताना है कि बच्चों कि सदलगेरकर मास्टर जो थे मराठी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते हैं, मराठी पढ़ाते थे। नेक्स्ट है, 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से बिंदी बिंदी पुरस्कार मिला। तो आपको बताना है कि भारत रत्न या पद्मश्री।
तो आपको बताना है बच्चों कि 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री। किसका बच्चों? पद्मश्री का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य कौन सा? सुदामा चरित के रामचरितमानस। तो आपको बताना है रामचरितमानस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा? रामचरितमानस से सर्वोत्तम आपका महाकाव्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद चल रहे हैं बच्चों आपका नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलान की। क्या बच्चों? सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलान करना। स्तंभ आ स्तंभ आ दिया है आपका। ठीक है, क्या दिएगा बच्चों? यहाँ पर आपको सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्तंभ बा दिया। देख लो आप, अब क्लियर दिख रहा है आपको ना? हाँ, पहले का बिंब का, तो बिंब का आपको लगाना है, बिंब का आपको लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा द इमेज। पहला आप इसे टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाएगा कवित्व। तो कवित्व का आंसर टिक करेंगे। कथनांक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो का आपको टिक करना है। क्या? तो का आप टिक करना है। निपात शब्द है। क्या है? निपात शब्द है बच्चों। नेक्स्ट है कहानी का केंद्रीय बिंदु है। तो आपको बताना है कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है बच्चों? कहानी का केंद्र, सॉरी बच्चों ये दूसरा होगा, ये आपका चौथे का होगा। ठीक है, कथनांक होगा। नेक्स्ट है बसंत पाटिल। तो आपको बताना है कि बसंत पाटिल क्या है? तो आपको बताना है बसंत पाटिल क्या है? शरीर से दुबला पतला। क्या है बच्चों? शरीर से दुबला पतला इंसान का नाम बसंत पाटिल था। नेक्स्ट है भक्तिमान का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बताना है भक्तिमान का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। क्या होगा? लक्ष्मी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिन का पाथी। तो आपको बताना है कि दिन का पाथी जल्दी जल्दी चलता है। क्या करता है बच्चों? जल्दी जल्दी चलता है। तो आप लगा लोगे कि सत्वा आंसर हो जाएगा आपका दिन का पाथी जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या करना बच्चों? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है बिंब का शाब्दिक अर्थ है। तो आपको बताना है कि बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बता देना है। तो इसमें मैं आपको बिंब का शाब्दिक अर्थ आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को की तैयारी करे हुए हैं। और आप सभी को इसका जो आंसर है कमेंट में, जी कहाँ? कमेंट में आप सभी को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है समानता संप्रेक्षण मूल कथनांक का कौन सा भाग होता है? तो आपको बताना है कि समानता संप्रेक्षण मूल कथनांक का कौन सा भाग होता है। तो आपको बता दूं ये मूल परिच्छेद का सारांश होता है। क्या होता है बच्चों? मूल परिच्छेद का सारांश होता है। मैं जानता हूं बच्चों आप लोग उत्तर नहीं देंगे, फिर भी मैं चलो इसका बता देता हूं कि बिंब का जो शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। क्या बच्चों? मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है ना, और दूसरे का हो जाएगा मूल परिच्छेद का सारांश होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो आपको बताना है कि अनुच्छेद लिखने से पूर्व रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए बच्चों? कि जब आप कभी अनुच्छेद लिखोगे अपने कॉपी पे, तो आप सभी को ध्यान देना है, सबसे पहले आप सभी को रूपरेखा तैयार करना है, संकेत तैयार करना है, बिंदु और आदि सबको आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट है किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि किसी घटना, समस्या या मुद्दे का छानबीन आप देखोगे कौन करता है? पुलिस करता है। तो आप क्या करते हो? आप लिखाते हो रिपोर्ट, तो होती है छानबीन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कैसे? आप इसका रिपोर्ट याद रखोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः जौ, गेहूं, चावल के साथ अंगूर, खीरा, बैगन, हल्दी, सरसों, जूट, कपास और तिल उगाए जाते हैं। बट आपको लिखना क्या है यहाँ पर बता रहे, इतना सारी चीज़ आपको याद नहीं होगा। आप यहाँ पर सीधा से याद कर लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ उगाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है भक्तिमान लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो आपको बताना है कि जो भक्तिमान थी वो लेखिका को भोजन मिट्टी के बर्तन में देती थी। कहाँ बच्चों? मिट्टी के बर्तन में देती थी। ओके, नेक्स्ट है तुलसीदास स्वयं का क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी हैं जो अपने आप को स्वयं भगवान राम का दास क्या बताते हैं? भगवान राम जी का गुलाम बताना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सत्य असत्य का कथन चयन कीजिए। क्या करना है बच्चों? सत्य असत्य का आपको चयन करना है। पहला यहाँ पर मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है। तो आपको बताना है कि मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से नहीं होता। तो आप लगाओगे क्या? असत्य। नेक्स्ट है निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। तो आपको बताना है कि नहीं होते हैं यार, क्योंकि उनको तो दिखता नहीं है, निरक्षर पढ़ते नहीं बनता उनसे। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्र और सुमेर
में चमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, तो आपको बताना है जी हाँ इस्तेमाल होते, तो आप लगाओगे सत्य। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, तो आपको बताना है जी हाँ कि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो जाति प्रथा के समर्थक थे, तो आप लगाओगे क्या लगाओगे बच्चों इसका, आप लगाओगे इसका असत्य। ओके। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो आपको बताना है कि सत्य कि हाँ द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो आपको बताना है जी हाँ कवि ने हार कर मतलब जब आप खेलते हो तो हार जाते हो, ठीक है ना, कभी इस तरह हार कर कील की बातों को ठोक दिया। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर दिया है निर्गुण धारा और सगुण धारा में दो अंतर लिखिए। तो बच्चों आपको पहले बता दूं, आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक तक के विकल्प के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। तो जहां से आपको बता रहा हूं कि आपके जो 30 नंबर के क्वेश्चन है ना जो एकदम से कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। मैं आपको इसके बाद सेट बी भी दूंगा, सेट सी एंड सेट डी सभी सेट दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस सेट को कंप्लीट करना है, क्योंकि क्या पता कल किसके पेपर में कौन सा सेट आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला है, पहले मैं आपको इस वीडियो पे ना सभी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं मैं आपको समझाऊंगा, फिर लास्ट में आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों। यदि मैं आपको आंसर बताते बैठा ना तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, और जैसा कि आप जानते हो कल आप सभी का पेपर है, तो तैयारी तो करना बनता है बच्चों का, ठीक है। निर्गुण धारा और सगुण धारा की दो अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा छायावाद की दो विशेषताएं व दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो आपको करना है क्या बच्चों, सबसे पहले आपको निर्गुण धारा और सगुण धारा के में दो अंतर, मतलब एक कवि के नाम लिख दो, एक प्रकार लिख दो किसकी पूजा होती थी, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या अथवा वाले में छायावाद की दो विशेषताओं को लिखना, उनकी दो कवियों के नाम लिख दो, बस बात खत्म। देखो जितने नंबर का प्रश्न पूछे जाए उसी टाइप का आपको क्वेश्चन का यहाँ आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की तरह की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहते थे, अथवा कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। मतलब पूछा गया कि आप बिना मुरझाए महको मतलब सुगंध करो, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे उनका वाक्यांश था, तो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना, तो इसका जीवनी और आत्मकथा का अंतर आप सभी को लिखना है। इसका मैंने ना आपको अभी से 10 मिनट आपको 1 घंटे पहले मैंने इसका बता दिया था, ठीक है ना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और वही क्वेश्चन इसमें फंसते भी जा रहे हैं ठीक है ना। तो आप इसका अंतर लिख लीजिएगा, ठीक है। अथवा मैं आपको निबंध को गद्य की कसौटी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें 80 नंबर करा रहा हूँ ना, मैं इसमें 60 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से बताया था ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूरी देखने को मिल रहा है बच्चों। तो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है आपको बताना। नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माता से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, ठीक है। अथवा है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, तो आप बताओगे कि ढोलक की आवाज़ का असर सुन के पूरे गांव के जो लोग होते हैं उनके चेहरों पर खुशियारी आ जाती है, ठीक है ना, मतलब खुशी आ जाती है, ठीक है बच्चों। अगला चलते हैं बैर क्रोध का चार या मुरब्बा है भाव पल्लवन कीजिए। आपको बताना है कि जो क्रोध होता है, ठीक है ना, वो क्रोध कैसा होता है, मतलब एक अचार मुरब्बे की तरह होता है, ठीक है ना, जो यदि एक अचार में पड़ा तो पूरा अचार खराब कर देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करिए। खून का घूंट पीना पहाड़ टूटना, आपको बताना है कि खून का घूंट पीना का मुहावरा बताना है बच्चों, और यहाँ पर पहाड़ टूटना मुहावरा बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। क्या करना है बच्चों, निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन करना है। पहला पूछा गया है दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है और मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो आपको पहले में क्या करना है, आपको पहले में इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है बच्चों। फिर इसके बाद आप मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य को आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यहाँ पर पूछा गया राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है, तो आपको बताना है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जो हम अपने राज्य स्तर पर बोला जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। और भारत की जो राजभाषा होती है, तो आप सभी को जानते हो कि आप सभी हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, तो आपकी भारत की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, अथवा विपर्यार्थ शब्द युग में क्या होते हैं, उदाहरण सहित लगाए। तो आपको पहले बता दो अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। इसका प्रकार मैंने आपको लिख कर दे दिया, बट आपको ऐसे में फोटो दे दूंगा, तो आप फोटो पे से भी लिख लेना, ठीक है। अथवा
हाँ ठीक है, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट है, कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए। क्या क्या करना बच्चों, आपको ये बच्चों बता रहे हैं। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया ना बच्चों, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है यार। कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसके पास केवल मात्र 200 रुपये थे। पिता का पुत्र में विश्वास है। तो आपको क्या लिखना है, आपको तकनीकी शब्द लिख देना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यदि इस वाक्य को शुद्ध करोगे तो अधिकांश बच्चे शुद्ध करते समय इस वाक्य को गलती कर देते हैं, ठीक है। बट आपको गलती नहीं करनी, हम इस दोनों का आंसर देंगे बच्चों, आपको इस दोनों का आंसर देंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ना है बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं अथवा लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा सो उदाहरण बताइए। तो आपको बताना है कि काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। को ओज गुण एक वीर रस होता है, ठीक है ना, उसी को ओज गुण कहते हैं। अथवा लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। क्या लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है बच्चों, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके आएंगे। अथवा डॉक्टर नागेंद्र ने बिंब को किन किन शब्दों में परिभाषित किया है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैंने इसको बताया ना बच्चों, बताया ना, मैं जितना क्वेश्चन बताया उसमें 60% इसी से देखने को मिला है। मतलब 80 नंबर का पेपर है ना, 60 नंबर का पेपर मैंने पहले ही करा दिया था, लोग फंस भी गया, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, यदि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी की है ना, तो आप निष्फिक्र है, आपका पेपर बन जाने वाला है। यहाँ पर आपको हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय जी दिए गए। उनकी आपको दो रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। क्या भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद आता है धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय लिखना है। उनकी 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। सेम टू सेम बच्चों लिखना है, सेम टू सेम, और कुछ भी टस से फस नहीं करना, बस सेम टू सेम लिखना है। बस कभी के नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी आपको दोनों प्रश्न एक ही पूछा गया, और ठीक है। देखते हैं, अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए अथवा संप्रेक्षण की विशेषता बताइए। क्या बच्चा बताना है कि संप्रेक्षण को आपको एक विशेषता बतानी है। और अभ्यास का मतलब आप जैसे कि आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना, आप एक ही प्रश्न को लगातार 10 बार पढ़ोगे ना, आपको इतना ज़्यादा कंठस्थ याद हो जाएगा ना कि आपको जीवन में कोई बोले ना कि भूल के दिखा भाई, तो भूल के दिखा, आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दिया क्या क्या, आपको 3 लाइन की पंक्ति दी गई है बच्चों, 3 लाइन की पंक्ति दी गई। इन 3 लाइन की पंक्ति को आपको पढ़कर नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए। कितने? 3 प्रश्न दिए गए। इन तीनों प्रश्नों का आप सभी को क्या लिखना है बच्चों, उत्तर लिखना है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में। 8वें में आपसे पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश, मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 लाइन की पंक्ति दी गई, 3 प्रश्न आपसे पूछे गए, इसका आपको उत्तर बताना है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की सर्वथा प्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, इस 3 लाइन के पद्यांश को आपको पढ़ना है। देखो 8वें में है, 2 में से आपको जो सरल लगे आप उसे कर लेना, ठीक है। आपको पद्यांश की क्या क्या करना है, प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या, यह तीनों कर्म आपको इस चैप्टर मतलब इस क्वेश्चन पे करने हैं, ठीक है। तो करवा देंगे हम बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस आप जुड़े रहो हमारे साथ, बस इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए बच्चों। तो बच्चों देख सकते हो, निम्नलिखित 21 प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश का सर्वप्रथम प्रसंग सहित व्याख्या सेम करना है बच्चों, सेम संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, सेम करना है, सेम। देखो 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। देखो कितना सिंपल पेपर आता है और आप लोग घबरा जाते हो यार, बुरा लगता है ना यार। घबराने का नहीं, जब है आपके साथ वीडियो अकेडमी तो एकदम निष्फिक्र आपको पेपर देना है, ठीक है। आप देखो ये आपके क्वेश्चन हो गए, आपको सेम इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको बहुत बार बताया, और ये देखो आ भी गए। देखो पूछा क्या गया बच्चों, देखो मेरे को बड़ी हंसी आ रही है बच्चों यार, मैंने बच्चों को सब क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर मुझे रियल पेपर चाहिए, रियल पेपर चाहिए। अब देखो रियल पेपर तो मिल गया आपको, अब मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसी से पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी आप अपने ऊपर एक कलंक लगा लेते हो कि यार रियल पेपर से हम पास हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं बच्चों, रियल आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ते हो ना तो भी आप पास हो जाओगे, बस आपको भरोसा अपने पर रखना है,
ठीक है। यदि आप अपने पे भरोसा रखोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्रकोष में छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना, अथवा हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो आपको चलो पहले ये बता देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या, आपको अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आप एक बहुत गरीब परिवार से हो तो आपको छात्रवृत्ति प्रदान करें, ताकि आप अपने पढ़ाई को आगे तक कंटिन्यू रख सको और बहुत अच्छे से पढ़ सको। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु संदर्भित निबंध लिखिए। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट भी आपको 150 शब्दों में, कितना बच्चों, 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और मैंने अपनी वीडियो पे, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आप कैसे निबंध लिखें। कि आप जैसे, आप कई बच्चे करते क्या हैं, एक पेज इधर लिखे बोल दिए भैया हम निबंध लिख लिए, हमको 4 नंबर दे दो। तो एग्जाम आप बोलोगे दे दो, एग्जामिनर बोलेगा हम क्यों दें, आपने तो मन का लिखा ही नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, जितना याद है उतना याद रखो। बस आपको जैसे भारत की राष्ट्रीय एकता, ठीक है, तो आपको भारत की राष्ट्रीय एकता कैसे लिखनी है, भारत की राष्ट्रीय एकता, ठीक है ना। तो आपका ऐसे दूर दूर, इतना दूर दूर आप स्पेस दे दे के लिखना, आपके टोटल जैसे हो जानते हो आपके 4 पेज आराम से भर जाएंगे, 2 पन्ना आपका आराम से भर जाएगा, 4 जिसे 4 पेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको लिखना। देखो इसमें पूछा गया, राष्ट्र निर्माण के में छात्रों का योगदान, अनुशासन का महत्व और भारत का राष्ट्रीय एकता, यह तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ठीक है ना। तो आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों देख लो, मैंने आज की इस वीडियो पे आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद अब आपके क्वेश्चन आता है कि टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन करके इसका आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। और इसका जो आंसर शीट है ना, इसका ये आंसर शीट है, ठीक है, आंसर शीट और ये जो वाले प्रश्न हैं, इन सभी के आपको आंसर वहाँ मिल जाने वाले हैं। बट दोस्तों आपको अभी तक आपको करना क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो घंटी का आइकन है ना उसे ऑन कर लेना है, ताकि आपका जो अगला पेपर होगा ना उससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकोगे और एग्जाम की तैयारी करने के बाद अपने स्कूल के टॉपर बन सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो देखो सेट ए का तो मैंने करा दिया, अब इसके बाद मैं सेट बी का, सेट सी का एंड सेट डी का भी क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। तो आप सभी को अंत तक बने रहना, आप सभी को पूरे के पूरे सेट देखना है, क्या पता कल के एग्जाम में किसके एग्जाम में कौन सा सेट देखने को मिल जाता है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।